बात सपाट में बात हम सियासत की करेंगे, बताएंगे नेताओं के दलित प्रेम के बारे में और बताएंगे कि चुनाव आते ही कैसे नेताओं के दलित प्रेम जागने लगते हैं। लेकिन शुरुआत एक तस्वीर से हम करना चाह रहे हैं। आज वो तस्वीर हम आपको झकझोरने वाली है। ये तस्वीर कानून के साथ साथ समाज पर भी सवाल खड़ा करती है। तस्वीर एक वायरल वीडियो की है जो छपरा की बताई जा रही है। महिला से छेड़खानी और अभद्रता का वीडियो ऐसा है जिसे दिखाया नहीं जा सकता, इसलिए हम वीडियो को साफ साफ नहीं दिखा रहे। इस वीडियो में बाइक पर किसी के साथ पीछे बैठी महिला के साथ कुछ लोग अभद्रता करते दिख रहे हैं। महिला के शरीर को छू रहे हैं। महिला अपनी साड़ी से तन को ढकने का बार बार प्रयास कर रही है, चिल्ला रही है, चीख रही है। बाइक पर आगे बैठा युवक तेजी से भागना चाह रहा है, लेकिन कुछ लोग महिला को दबोचने की कोशिश कर रहे हैं, गाली देते हैं। जो लोग छेड़छाड़ कर रहे थे उन्हीं में से एक वीडियो भी बना रहा है। सोचिए, ऐसे दरिंदे आखिर कैसे हमारे आपके बीच समाज में रह रहे हैं? क्यों ऐसे दरिंदों को समाज स्वीकार करता है? कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन क्या हमने आप ऐसे दरिंदों के खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाने की कोशिश की है? कब हम ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये वीडियो आपको झकझोरता होगा। इज्जत का नीलाम हो। मारा 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 चलते मारा 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 इज्जत का नीलाम हो। इज्जत का नीलाम। चीख आपको भी कुछ छोटी और जाहिर है आप भी गुस्से से भर गए। कानून अपना काम करेगा और कानून ने अपना काम करना शुरू भी कर दिया है। महिला से छेड़खानी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये घटना दरियापुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मण चक चंवर की है और वायरल वीडियो में दिख रहे 6 आरोपियों में से 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आज ही एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार ने कहा कि स्पीडी ट्रायल के जरिए आरोपियों पर कार्रवाई होगी। मीडिया मॉनिटरिंग के क्रम में ट्विटर पर बिहार पुलिस को टैग करते हुए एक वायरल वीडियो पोस्ट किए जाने की जानकारी मिली, जिसमें एक व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल से जा रही महिला के साथ कुछ अज्ञात युवकों द्वारा अभद्र, अश्लील और आपत्तिजनक हरकत करते हुए मारपीट की जा रही थी। वीडियो बहुत छोटा था। उक्त वीडियो में न तो किसी घटना स्थल का, जिले का या पीड़िता के किसी नाम पते का कोई उल्लेख था। एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग था। उसको मिलते ही जो पुलिस मुख्यालय की टीम है उसके द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को, सभी जिलों को अविलंब उसका सत्यापन करने और कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। यकीनन पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, कानून अपना कार्रवाई करेगा, लेकिन ऐसे वायरल वीडियो पहली बार सामने नहीं आए हैं। में कम से कम ऐसे वायरल वीडियो 5-6 आते हैं और हर बार पुलिस तो कार्रवाई करती है, लेकिन सवाल है कि ऐसे लोग तो हमारे बीच, आपके बीच ही रहते हैं ना। ऐसे लोगों को क्या हमने, आपने कभी पूछा है? कभी हमने ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे दरिंदों के खिलाफ आवाज उठाई है? क्या हमने खुद जाकर पुलिस से शिकायत की कि साहब ये लोग हैं, इन्हें पकड़िए, इन्हें सजा दिलाइए? जरूरी है कि समाज को ऐसे दरिंदों के खिलाफ एकजुट होना होगा, तभी इस तरह की घटनाएं रुक सकेंगी। आगे बढ़ते हैं, बात सियासत की होगी। भोलाराम तूफानी पर सियासी तूफान क्यों? ये नाम भोलाराम तूफानी, बहुत हो सकता है बहुत कम लोग भोलाराम तूफानी को अचानक नाम सुन के चौंक रहे होंगे कि भोलाराम तूफानी कौन थे। पूरी खबर बताएंगे आपको। दरअसल नेताओं की जुबां पर विकास विकास और विकास की बातें तो रहती है बाकी दिनों में, लेकिन चुनाव आते ही नेता वोटरों की जात तलाशने में जुट जाते हैं। आंकने लगते हैं कि कहां पर कितने मुसहर, कितने पासवान, कितने कुशवाहा, कितने यादव, कितने ब्राह्मण, कितने भूमिहार हैं। उपचुनाव की 2 सीटों के लिए भी अब यही हाल है। कुशेश्वर स्थान और तारापुर सीट पर चुनाव होने हैं। कुशेश्वर स्थान आरक्षित सीट है और यहां महादलितों की संख्या ज्यादा है। ऐसे में लालू यादव ने पूर्व मंत्री भोलाराम तूफानी के सहारे महादलितों को रिझाने की कोशिश की।
तो सियासी तूफान मच गया। महादलित के सहारे लालू करेंगे आरजेडी का बेड़ा पार। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या मुसहर भाई मुसहर है, यादव है, मुस्लिम भाई है, बिंद भला है और पासवान भाई भी। कुशेश्वर स्थान में महादलित फैक्टर पर आर पार। ज्यादा मुसहर भाइयों की संख्या समाज के अंतिम पायदान पर, जिनके लिए मैं मुख्यमंत्री था, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काफी मैं संघर्ष किया था, काफी जगह आया। तो जो परिवार की पार्टी बनाए वो दलित का क्या सम्मान करेंगे? दलित को किसी ने सबसे अधिक अपमानित किया तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया, हर गांव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में किया। भोलाराम तूफानी पर मचा सियासी तूफान। भोलाराम तूफानी अभी नहीं है, जीवित नहीं है, मंत्री उनको बनाए थे पशुपालन में। भोलाराम तूफानी जी को पशुपालन मंत्री बना के और अपने घर में बुला के चारा घोटाला का फाइल बेचारे सीधे आदमी से दस्तखत करवाते थे, ये नहीं बताया उन्होंने। जाति के सहारे ही मिलेगी जीत। बिहार में विकास के मुद्दे पर नेता चाहे जितना बोले, लेकिन चुनाव के दौरान सभी मुद्दों पर वोटरों की जाति हावी हो जाती है। 30 अक्टूबर को तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव होना है। एनडीए की तरफ से जेडीयू के उम्मीदवार हैं, तो आरजेडी और कांग्रेस ने अलग अलग अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। लेकिन इन दोनों सीटों में कुशेश्वर स्थान सीट को लेकर सियासत बेहद गर्म है। वजह है इस आरक्षित सीट पर महादलित वोटरों की बहुलता और लालू का सीधे महादलित समुदाय से आने वाले मुसहर जाति के लोगों को संबोधित करते हुए अपील करना। उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या मुसहर भाई मुसहर है, यादव है, मुस्लिम भाई है, बिंद भला है और पासवान भाई भी। ज्यादा मुसहर भाइयों की संख्या समाज के अंतिम पायदान पर, जिनके लिए मैं मुख्यमंत्री था, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए काफी मैं संघर्ष किया था, काफी जगह आया। लालू ने महादलित वोटरों को रिझाने के लिए इसी समुदाय से आने वाले नेता भोलाराम तूफानी का भी जिक्र किया, जो लालू के सीएम रहते पशुपालन मंत्री थे। लालू ने दावा किया कि उन्होंने भोलाराम तूफानी को हेलीकॉप्टर पर पहली बार चढ़ने का मौका दिया था। जवाब में जेडीयू नेता और मंत्री ललन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि लालू को यह भी बताना चाहिए कि भोलाराम तूफानी को हेलीकॉप्टर पर चढ़ाने के एवज में फर्जी दस्तावेजों पर भी दस्तखत करवाया था। भले जो कोई बात कर ले, ये दो भाई मुसहर भाई हलखोर, इन तमाम लोगों को इकट्ठा किया। भोलाराम तूफानी अभी नहीं है, जीवित नहीं है, मंत्री उनको बनाए थे पशुपालन में। भोलाराम तूफानी सच्चा आदमी थे, सुपर समाज से आते थे। हमको भोला भाई हेलीकॉप्टर पर चढ़ा के नहीं लोगे ना हजूर हो गए, हेलीकॉप्टर पर एक दिन चढ़ा दी। हम तो अपने क्षेत्र के प्रोग्राम बनावा, हेलीकॉप्टर लेके आप जाइए। दिया उनको हेलीकॉप्टर में, गए अपने इलाका में और चारों तरफ जब घूमने लगे ऊपर हेलीकॉप्टर से, लौट के जब आए हैं भोला भाई, तब पूछा कि क्या लोग बोल रहे थे, तो हंस के बोले हुजूर लोग बोला था पूरा कि ललुआ तो बनाइए दल से क्या के ऊपर से हमने कहते इस तरह का बोली, इस तरह की भाषा लोग बोलते थे। भोलाराम तूफानी को हेलीकॉप्टर से उन्होंने गांव में भेजा, इसकी तो चर्चा उन्होंने की, लेकिन भोलाराम तूफानी जी को पशुपालन मंत्री बना के और अपने घर में बुला के चारा घोटाला का फाइल बेचारे सीधे आदमी से दस्तखत करवाते थे, ये नहीं बताया उन्होंने। जिसका परिणाम हुआ कि जब चारा घोटाला की जांच सीबीआई के द्वारा हुई
तो गुलाम तूफानी भी बेचारे अभियुक्त बन गए बिना गुनाह किए हुए, कोई गुनाह उनका नहीं था। ये सब कर्म तो इनका था। उनको हेलीकॉप्टर पर घुमाए, उनसे दस्तखत करवाते थे। सज्जन आदमी, सहृदय आदमी थे। और जब वो अभियुक्त बन गए तो आत्मग्लानि से, यह दर्शाता है उस आदमी का व्यक्तित्व कि आत्मग्लानि से उन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया। वहीं बीजेपी ने भी लालू के भोलाराम तूफानी के जिक्र करने पर लालू पर हमला बोला। क्यों अपने ही परिवार के लोगों को ही उन्होंने मौका दिया? कहाँ कभी दलित के व्यक्ति को उन्होंने मौका दिया? आज दोनों पुत्रों की लड़ाई को भी वो समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ पर भी वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो पूरे परिवार की ही पार्टी बनाया। नहीं तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि पूरे परिवार के लोग ही हर जगह प्रमुख पदों पे वहाँ रहे हैं। जो बड़े नेता रहे वो हमेशा हाशिए पर रहे। तो जो परिवार की पार्टी बनाए वो दलित का क्या सम्मान करेंगे? दलित को किसी ने सबसे अधिक अपमानित किया तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया। हर गांव में, हर टोले में, हर मोहल्ले में किया। जिस भोलाराम तूफानी पर सियासी तूफान मचा है, जान लीजिए वो कौन थे। भोलाराम तूफानी महादलित के मुसहर समाज से आते थे। भोलाराम जनता दल के टिकट पर 2 बार विधायक भी रहे। शिकारपुर विधानसभा क्षेत्र से 1990 और 1995 में विधायक रहे। लालू सरकार में भोलाराम तूफानी पशुपालन मंत्री भी रहे। चारा घोटाले में भोलाराम तूफानी भी आरोपी थे। 1997 में भोलाराम तूफानी ने एक बार आत्महत्या की भी कोशिश की थी। चारा घोटाला मामले के ट्रायल के दौरान ही भोलाराम तूफानी का निधन हो गया। जाहिर है भोलाराम तूफानी के बहाने सियासी तूफान मचने के पीछे मकसद है उपचुनाव में महादलित वोटों को अपने पक्ष में गोलबंद करना। लेकिन सवाल है कि महादलितों की हितैषी होने का दम भरने वाली पार्टियों के होने के बावजूद महादलितों की हालत में सुधार क्यों नहीं हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। जी हाँ, भोलाराम तूफानी तो बहाना है, दलित वोटरों को महादलित वोटरों को रिझाना है, और ये पहली बार ऐसी कोशिश नहीं हुई है। लेकिन सवाल है कि दलितों के, महादलितों के हितैषी होने का दम भरने लगते हैं सभी पार्टियां। क्या उन दलितों के हालत में सुधार हुआ तेजी से, जितना सुधार होना चाहिए था? क्योंकि सभी पार्टियां खुद को हितैषी बताती हैं चुनाव आते ही। अगर सभी पार्टियां हितैषी हैं तो सभी पार्टियों को सरकार में रहने का मौका मिला। आरजेडी भी रही, जेडीयू, बीजेपी, कांग्रेस, सबको रहने का मौका मिला। कितना सुधार हुआ जरा ये भी देख लीजिए। क्योंकि दलितों के सब हितैषी हैं, फिर भी दयनीय हालत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 73% से अधिक महादलित गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिकतर मुसहर समुदाय से, जिसका जिक्र लालू यादव ने किया और जिसके जिक्र को लेकर से आप मुसहर परिवारों में केवल 23% महिलाएं ही साक्षर हैं। लगभग 37% को हिंदी के अक्षरों का कोई ज्ञान नहीं। केवल 2% बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा के लिए दाखिला लिया था। केवल 3% मुसहर परिवारों की आय 4500 रुपए से अधिक है। भोजन पर हर मुसहर परिवार का औसत मासिक खर्च 1650 रुपए से कम है, एक रिपोर्ट के मुताबिक, अध्ययन के मुताबिक। वहीं एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक दलितों के खिलाफ अपराध के मामले में यूपी के बाद बिहार दूसरे नंबर पर है। जिन दलितों के हितैषी होने का दम भरते हैं यहां की पार्टियां, साल 2020 में शेड्यूल कास्ट के खिलाफ अपराध के बिहार में 7368 केस दर्ज हुए, दूसरे नंबर पर बिहार रहा। अंदाजा लगाइए कि दलितों के हितैषी जब सब पार्टियां बिहार में हैं, फिर भी ये हालत। क्यों दलितों के हितैषी होने का दम भरने लगते हैं सियासी पार्टियां चुनाव में? इसके पीछे वजह है दलितों की आबादी, वोट बैंक। कितनी आबादी है ये भी समझ लीजिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में 16% आबादी दलितों की है। इनमें करीब 5 से 6% मुसहर, 4 से 5% रविदास, 3 से 4% पासवान है, 3 से 4%। साल 2005 में 21 जातियों को महादलित घोषित कर दिया गया था। नीतीश कुमार का यह सोशल इंजीनियरिंग माना गया था दलितों को एकमुश्त करने का। हालांकि पासवान को छोड़ दिया गया था, लेकिन 2018 में पासवान को भी महादलित घोषित कर दिया गया। यानी अब बिहार में आज की तारीख में दलित कोई नहीं है, दलित के बजाय सिर्फ महादलित ही रह गए हैं। लेकिन सुधार हालत में ज्यादा नहीं हुआ।
वोटरों को सोचना होगा। चुनाव के वक्त जब आपकी जाति को लेकर बात होने लगे, नेता आपकी जाति को लेकर बात करने लगे, तो पूछिए उनसे कि साहब जाति तो ठीक है, लेकिन जात देखकर क्या हम वोट दें या आपने कुछ काम किया है उसे देखकर हम वोट दें? उन कामों की बात कीजिए, उन कामों पर सवाल पूछिए कि आपने क्या काम किया हमारे लिए, क्या किया है, कितने राशन कार्ड बनवाए हैं, कौन सी योजनाएं अपनाए हैं। तभी नेता जाति की बात करना छोड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और इन सब के बीच जीत के दावे जरूर हैं। उपचुनाव की दोनों सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे हैं और दोनों के अपने अपने दावे हैं जीत के। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दोनों सीटों पर जीत का दावा किया है और कहा कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उम्मीदवार उतारने को लेकर स्वतंत्र है। वहीं लालू प्रसाद के इस उपचुनाव में चुनाव प्रचार को लेकर कुछ भी साफ साफ नहीं बताया। और जनगणना पर नीतियों पर उनका गठबंधन टूटा हुआ है। नीतियों में गठबंधन हमारा नहीं न टूटा है, उनकी नीतियों में गठबंधन टूटा है। तो वो अपने गठबंधन को संभालें कि देश में जनगणना हुई भी, इसको लोगों ने प्रकाशित नहीं किया। गठबंधन ने भी तेजस्वी जी को नेता माना है। आज भी कोई नहीं कह रहा है महागठबंधन के नेता तेजस्वी जी नहीं है। लालू जी प्रचार करेंगे नहीं करेंगे ये हम लोग का काम है। और महागठबंधन में चल रहे विवाद ने सत्ता पक्ष को विपक्ष को घेरने का मौका दे दिया है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा कि यह गठबंधन नहीं गिरोह है जो सत्ता में आने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने एनडीए की जीत का दावा किया तो जेडीयू ने भी महागठबंधन पर हमला बोला। पार्टी नहीं है, ये लोग गिरोह है, सत्ता प्राप्त करने का गिरोह है। लेकिन काठ का हारी बार बार नहीं चढ़ता है। इन लोगों का जो चरित्र है इस गठबंधन का ये उजागर हो गया और दोनों सीट पर एनडीए भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस आरजेडी करेगी, कांग्रेस आप लोगों को फायदा पहुंचा है? कांग्रेस फायदा, वो साथ भी रहते तब भी कोई बात नहीं होता, लेकिन इन लोगों का कैसा मेल है, कैसी दोस्ती है, कैसा गठबंधन है, प्रश्न यहाँ उठता है। अकलियतों को धोखा देने के लिए कांग्रेस का यूज किया। अब जब देख लिया कि हमारा काम तो हो गया, तो ढलती हुई कांग्रेस की जवानी उसको दिखने लगी और आरजेडी के यमराज जो हैं वो युद्ध हैं। तो उनको लगा कि साहब ये बूढ़ी कांग्रेस को हम रखकर क्या करेंगे, इसलिए तलाक दे दो। तो एक तलाक दे दिए, वो पहला तलाक दे दिए कुशेश्वर स्थान। अब देखिए कि एक तलाक से भी काम नहीं चलेगा तो दूसरा तलाक दे दिए तारापुर में। अब तो एक के चलिए, तो सियासत की बात हुई। सियासत से अब अलग हटकर बात अपराध की। बिहार में अपराध में हाल के दिनों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, जिसकी तस्दीक लूट की घटनाएं और हत्या की घटनाएं कर रही हैं। लेकिन एडीजी का दावा है कि बिहार में अपराध कम हुए हैं। एडीजी का दावा हम सुनवाएंगे, लेकिन एडीजी साहब को 4 तस्वीरें हम दिखाना चाह रहे हैं और आप भी देखिए किस तरह से बिहार में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। बुधवार को एक दिन में कई जगहों से गोलीबारी और हत्या की वारदातों की खबरें आई। 4 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं। आरा, भागलपुर, बेगूसराय, सहरसा, इसके अलावा हाजीपुर में भी वारदात हुई और भी 2-3 जगहों से वारदात की खबरें आई। आरा में जगजीवन हॉल्ट के नजदीक मंगलवार की देर शाम हथियारबंद बदमाशों ने 2 लोगों को गोली मार दी। इसमें एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं भागलपुर के नवगछिया पंचायत में मुखिया पद से नामांकन की तैयारी कर रहे अभिषेक कुमार को अपराधियों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल अवस्था में परिजनों ने उसे जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भर्ती कराया है। बेगूसराय में मंगलवार की रात आपसी रंजिश में बदमाशों ने एक घर पर फायरिंग की, जिसमें गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र के मटिहानी गांव की है। सहरसा में बेखौफ हथियारबंद अज्ञात बदमाशों ने विशाल ट्रेडर्स के कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये 4 तस्वीरें बता रही है कि अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन एडीजी मुख्यालय जीएस गंगवार का दावा है कि बिहार में अपराध कम हुआ है। उनके दावों का सच हर रोज अपराधी खोलते हैं, फिर भी कहते हैं कि
कि अपराध कम हुआ है। का ये कहना कि राजधानी में, पटना में या आसपास अपराध बढ़ा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हाल के दिनों में न केवल अपराध में गिरावट हुई है, बल्कि पुलिस के द्वारा बहुत सारे मामलों का उद्भेदन भी किया गया है। रात्रि गश्ती, इवनिंग पेट्रोलिंग, मॉर्निंग पेट्रोलिंग, जो भी हमारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। एडीजी का दावा है कि गश्ती हो रही है, अपराध कम हुए हैं, पुलिस मुस्तैद है। 4 तस्वीरें तो हमने दिखा दिया जो एक दिन में 24 घंटे में हत्या की वारदातें हुई, गोलीबारी और फायरिंग की वारदातें हुई, लेकिन इससे भी ज्यादा तस्वीरें हैं हाल के 10 दिनों को अगर हम देख लें, 10 दिनों को खंगालें तो पुलिस गश्ती की बात कर रहे हैं एडीजी साहब। एडीजी साहब, बैंक लूट की घटना तो पुलिस गश्ती पर ही सवाल उठाती है, क्योंकि लूट कर दिन दहाड़े फरार हो जाते हैं। बैंक लूट की घटना आम हो गई है। 4 तस्वीरें वो भी देखी। 24 सितंबर को मधुबनी में बेखौफ अपराधियों ने शुक्रवार को दिन दहाड़े लूट की बड़ी घटना को अंजाम दे डाला। यहां बाटा चौक स्थित एक्सिस बैंक में रुपए जमा करने जा रहे कैश वैन को अपराधियों ने निशाना बनाया और 39 लाख की लूट कर ली। इसके अलावा सुल्तानगंज से भी खबर आई 30 सितंबर को, यहां भी कोऑपरेटिव बैंक में 29 लाख की लूट हुई। साथ ही मुजफ्फरपुर से भी खबर आई 4 अक्टूबर को, और 40 लाख की लूट छपरा में 4 अक्टूबर को। हालांकि छपरा में जो 40 लाख की लूट हुई है उस मामले में कामयाबी मिली है, 18 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल है कि दावा अगर हम कर रहे हैं तो वो दावा पुख्ता होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गश्ती होती, मुस्तैदी होती तो इन 10 दिनों में 5 से 6 वारदातें नहीं होती लूट की। और ये जरा देखते जाइए कैसे वारदातें होती रही, पुलिस की सुस्ती और लुटेरों की मौज कैसे नजर आई है 10 दिनों में। लूट की 6 बड़ी वारदात 10 दिनों में हुई। हालांकि इसमें छपरा में सिर्फ कामयाबी मिली है। छपरा मामले में 18 लाख रुपए बरामद किए गए और एक आरोपी गिरफ्तार, जिसके लिए एडीजी आज आए और कह दिया क्राइम कम हुआ, लेकिन बाकी मामलों में पुलिस के हाथ खाली हैं। 24 सितंबर को मधुबनी में बैंक के कैश वैन से 39 लाख की लूट, अपराधियों की फायरिंग में कैश वैन के गार्ड की मौत। 30 सितंबर भागलपुर के सुल्तानगंज में कोऑपरेटिव बैंक से 29 लाख से ज्यादा की लूट। 3 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर में एक्सिस बैंक के एटीएम काटकर करीब 20 लाख रुपए की लूट। 4 अक्टूबर को सारण में प्राइवेट एटीएम में पैसा डालने जा रहे युवक से 40 लाख की लूट, 18 लाख बरामद हो गए, एक आरोपी गिरफ्तार। 4 अक्टूबर को सुपौल में कुरियर कंपनी के ऑफिस में लूट, 11 लाख कैश सहित 3 लाख के सामान की लूट। 4 अक्टूबर को समस्तीपुर के उजियारपुर में ज्वेलरी दुकान से हथियार के बल पर लाखों के ज्वेलरी की लूट। इन सब घटनाओं के बावजूद अगर एडीजी साहब कहते हैं अपराध कम हुए हैं और पुलिस गश्ती है, तो जरूर उन्हें जमीन पर देखना चाहिए जाकर। अधिकारियों को, एसपी को जाकर मुआयना करना चाहिए कि कितने लोग, कितने पुलिसकर्मी मौजूद हैं सड़कों पर, गश्ती हो रही है कि नहीं, मुस्तैदी है कि नहीं, क्योंकि सीएम तो लगातार निर्देश दे रहे हैं। और अगर गश्ती होती रहती, मुस्तैदी रहती, तो लूट की इतनी बड़ी वारदातें नहीं होती। हत्या की वारदात तो छोड़ दीजिए, गोलीबारी की वारदात छोड़ दीजिए। इसलिए जरूरी है कि जमीनी हकीकत को पता करें, उसके बाद दावा करें। फिलहाल आज बात सपाट में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात बात सपाट में आपसे जुड़ी खबरों के साथ। नमस्कार।